Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I'm here with a new topic that is vicarious liability. अब हम आज vicarious के ऊपर एडिशनल मैटर है. एडिशनल मैटर का मतलब क्या है हर वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि भाई ये स्पेसिफिक दे नहीं रखा है, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट टॉपिक्स है, यानी कि इंक्लूडेड है ये सिलेबस में और इन पे क्वेश्चंस आता भी है और आपको पता भी होना चाहिए. ठीक है. तो वाइकेरियस लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बात आपने कोई काम किया वो गलत है, ऑब्वियसली बात मतलब रॉन्गफुल एक्ट की हम बात करें, आपने कोई काम किया जो अकॉर्डिंग टू द लॉ इज़ रॉन्ग, ठीक है, आप उसके लिए लायबल हो गए. बट यहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या है, किसी और के ऊपर नहीं है, आपने कुछ करा आप उसके लिए लायबल हैं. लेकिन इस केसेस में हम वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या है कि लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय द अनदर पर्सन मे अराइज. कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो क्या कहते हैं लाइट में आता है, जहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य दूसरे व्यक्ति को भी लायबल यानी कि जिम्मेदार ठहराता है. ठीक है. ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं, सिचुएशंस होती है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के करे हुए कृत्यों के लिए लायबल होगा. ये जो कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर विच मीन्स लेट द मास्टर आंसर इन लैटिन. ठीक है. दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयज और एजेंट हु आर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और एजेंसी. आपको बहुत बड़ा काम है. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मैन टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह आप एक ही समय पर, अगर आपकी मीटिंग्स भी हैं तो आप एक ही समय पर अलग अलग जगह नहीं हो सकते. ठीक है. तो आप क्या करते हैं, अपनी जगह पर कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं ताकि वो लोगों के साथ डीलिंग कर सके. आप एक बड़े लेवल पे डील करते हैं, वो एक छोटे लेवल पे डील करते हैं, मतलब आप अपनी जगह पर उस पर्सन को हायर करते हैं. ठीक है. तो ऐसे में अगर जब आप एक व्यक्ति को हायर करते हैं, अपने ऊपर अपने साथ या अपनी जगह पर ऑथराइज करते हैं कि आपके साथ वो डील कर सके, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर वो व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करता है और कोई भी कंसिक्वेंस अराइज होता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है, जो आपका मास्टर है, जो एम्प्लॉयर है, वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ऐसा होता है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल एंड एजेंट के केस में क्या क्या है वो हम बात करेंगे. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ ईच अदर टॉर्ट, लाइबिलिटी ऑफ ए मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट. ठीक है. अभी क्या क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हेन वन पर्सन ऑथराइजेज अनदर एंड एनी एक्ट ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल एंड डन बाय द एक्ट बोथ ऑफ देम आर लायबल. ठीक है. अब जैसे आपने कोई शोरूम खोल रखा है, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर शोरूम, आप हर टाइम नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो आपने एक बंदे को छोड़ा है. अब क्या है, कोई कस्टमर आ रहा है, आप उसको बिलिंग काटना है या उसको दिखाना है या उसके साथ नए कॉन्ट्रैक्ट करने हैं या आपको कोई सामान मंगाना है, आपने शोरूम में सामान कम हो गया है, वो सामान मंगाना है, आपने ऑर्डर किया है, तो वो आपने क्या करा, उस बंदे को बैठा दिया है. तब ऐसे में आपका एजेंट जो है वो सामान मंगा लेता है और उसके रिटर्न में पैसे नहीं देता, एग्जाम्पल के तौर पे पैसे नहीं देता. तो जो सप्लायर है वो आप भी उसके लिए लायबल होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के जो कि आपके एजेंट ने आपके बिहाफ पर किया है. ठीक है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मीन्स द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल. तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत आता है. ठीक है. पार्टनर्स में क्या है, द रिलेशनशिप एज बिटवीन पार्टनर इज दैट द प्रिंसिपल एंड एजेंट. ठीक है. रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाइज इन दिस केस इन केस ऑफ देयर लायबिलिटी ऑल्सो. अब आपने जब पार्टनरशिप करी है, ठीक है, किसी पार्टनरशिप में करी, आपने कहा कि अरे दोनों साथ में मिलकर एक काम करते हैं, तो क्या ए पर्सन जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल होगा, प्रॉफिट के लिए लायबल इन द सेंस कि प्रॉफिट ही उसको चाहिए. भाई अगर कोई लॉसेस होंगे तो वो भी तो बियर करने पड़ेंगे उसको.
ठीक है। वैसे ही अगर जो बी है वो भी प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी करेगा। तो अब प्रॉफिट या लॉस कैसे हो सकता है, या तो ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से कोई लॉस हो गया है, अब लॉस जो है वो दोनों ही व्यक्ति को भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ए ये नहीं कह सकता अरे बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है तो मैं तो नहीं कर। अगर आप प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखते हैं तो लॉसेस की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ पर भी वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद अलावा है मास्टर एंड सर्वेंट का। आपने अपने नौकर रख रखा है। इफ अ पर्सन डज अ सर्वेंट डज अ रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, the master is also liable for it. The doctrine of liability of master for act of his servant is based on respondent superior, which means let the principal be liable. ठीक है, तो यहाँ पर ही who does an act through another is deemed in law to do it himself। अगर आपने कोई एक व्यक्ति अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स पे रख रखा है और ऐसे में वो कोई काम करता है, सर्वेंट जो है वो कोई काम करता है ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर वो लाइबल हो सकता है। एज अ जनरल माई मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट बट ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द टॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कार ड्राइवर इज अ सर्वेंट ऑफ कार ओनर। ठीक है, कार ड्राइवर जो है वो कार ओनर का सर्वेंट है। बट इफ़ अ पर्सन हायर्ड अ टैक्सी फॉर गोइंग टू, आप कैब वगैरह करते हैं और कार ड्राइवर जो है वो क्या कहते हैं हिट कर देता है किसी पर्सन को, तो यहाँ पर आप लायबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप एक जो शॉफर है, एक जो सर्वेंट है, आपने गाड़ी चलाने के एक व्यक्ति को रख रखा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, उस सर्वेंट से जो है गाड़ी ठुक जाती है। ठीक है, तो ऐसे में वो सर्वेंट के साथ साथ आप भी मास्टर भी लायबल होगा। लेकिन आपने कोई गाड़ी हायर करी है, जैसे आप कैब बुक करते हैं, ठीक है, अब कैब वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी को मार, तो वहाँ पर आप लायबल नहीं होगे, जिसने की हायर करी है, जिसने हायर करी है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एन employees कैन बी मेड लायबल फॉर द wrongs ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर an employee can be made liable for the wrongs of the independent contractor, कब? इफ़ एम्प्लॉयर ऑथराइजेज द डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट, अगर कोई ऐसा एक्ट जो कि क्या कहते हैं उसने इलीगल एक्ट करने की परमिशन दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं चल छोड़ना इसको कर दे, या उसको उस एक्ट को उसको जब पता चला तो आपने उसको सुधारने की कोशिश करी, ये कैन बी मेड लायबल फॉर सच एक्ट। एन एम्प्लॉय इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जो टाइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है आपका, उसमें भी तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था कि जब वो उसके रिजर्वायर बना रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्टर को ये ने को पता चल गया था कि नीचे जो है वो शाफ्ट है, नीचे जो है वो टनल खुली हुई है, तब भी वो बना देता है। उसको नहीं पता था, रायलैंड को, फ्लेचर को नहीं पता था, लेकिन वो नीचे शाफ्ट थी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करा, लेकिन वहाँ पर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अप्लाई करा गया, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे बट फ्लेचर वॉज मेड हेल्ड लायबल। द लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो राइजेस फॉर द डेंजर कॉज्ड ऑन और नियर द हाईवे। अगर जो एम्प्लॉयर है अगर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कि खतरा राइज होता है हाईवे के आसपास, तो भी आप लायबल हैं। इफ़ द रॉन्ग कॉज टू द प्लेंटिफ इज न्यूसेंस इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द नेबर्स लैंड, द डिफेंडेंट वुड बी लायबल। ठीक है, इफ़ द रॉन्ग कॉज टू द प्लेंटिफ इज न्यूसेंस, अगर आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो आप लायबल हैं। व्हेन द टॉर्ट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ मास्टर्स कॉमन लॉ ड्यूटीज टू हिज सर्वेंट, ही वुड बी लायबल फॉर द सेम। ठीक है, फ्रॉड ऑफ सर्वेंट, अगर कोई जो क्या कहते हैं सर्वेंट फ्रॉड कर देता है, सर्वेंट वाइल इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। देखिए ये बार बार टर्म क्यों आ रही है कि जिस चीज़ के लिए आपने एम्प्लॉय करा है उस व्यक्ति को, वो अगर तब कमिट कर देता है फ्रॉड के लिए, तो वहाँ पर मास्टर जो है वो लायबल हो गए। आप 10 से 6 की वो 4 की नौकरी कर रहा है, 4 बजे वो घर चला जाता है, उसके बाद वो अपना पर्सनल लेवल पे कोई फ्रॉड कर रहा है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो जो मास्टर है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, Mistake of servant, when a person having a lawful authority to do some act on behalf of his master makes an erroneous or excessive use of the authority causing loss to the plaintiff, the master will be liable for the same। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जैसे पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, अब कोई केस आता है, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, केस आता है तो वो जो
हेड ऑफ द पुलिस होता है, वो क्या कहते हैं अपने पुलिस को भेजता है, अपने जो कांस्टेबल्स वगैरह उनको भेजता है कि आप जाके उसको देखो। अब वहाँ पे जो है दंगा छिड़ जाता है और वो पुलिस वाले जो हैं, कांस्टेबल्स जो हैं, वो 2-4 लोगों की पिटाई कर देते हैं, जो कि गलत था। ठीक है, नहीं करना चाहिए था वहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर उन्हें नहीं करना चाहिए था और वो कर देते हैं, तो वहाँ पर जो हेड ऑफ द पुलिस है उसको भी लायबल ठहराया जाता है, यानी कि जिम्मेदारी कि भाई ये तो तुमने भेजे थे, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसे एक्ट्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपसे कहा 10 से 4 की नौकरी है, उसके बाहर आप जाके करते हैं तो क्या होगा। ड्यूरिंग द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द ड्राइवर द कंडक्टर ड्रोव द बस इन ऑर्डर टू टर्न इट अराउंड टू मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट जर्नी। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ कि भाई बस वाला जो था, जो ड्राइवर था, वो कंडक्टर को दिखा नहीं। ठीक है, अब कंडक्टर ने सोचा मैं खाली तो बैठा हूँ, तो चल इस बस को जो है मैं सही जगह पर लगा देता हूँ, यानी कि तैयार कर देता हूँ, स्टार्ट करके खड़ी कर दूंगा, टर्न करके लगानी तो है। ठीक है, अब उसने नेग्लिजेंटली एक एक्सीडेंट कर देता है, तो प्लेंटिफ जो है इंजर्ड हो जाता है। अब कोर्ट ये कहता है भाई कंडक्टर की ड्यूटी नहीं थी बस चलाने की। ठीक है, अब कंडक्टर जो है वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाके, जो उस चीज़ के लिए एम्प्लॉय करा उससे बाहर जाके कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर डिफेंडेंट कंपनी जो है वो लायबल नहीं होगी। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। ठीक है, तो liability arises even though the servant acted against the express instruction and for no benefit of his master. The defendant drives in defiance of the express instruction not to race with or cause obstruction to other omnibuses, try to obstruct a rival omnibus and thereby cause an act, यानी कि आपको रेस करने के लिए मना करा गया था, किसी भी तरीके से क्या कहते हैं बाधा उत्पन्न करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा उत्पन्न करने के लिए मना किया गया था, आपको क्लियरली बोला गया था, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप करते हैं तो आप लाइबल होंगे। लेकिन क्योंकि वो काम कर रहे थे, उसको करते हुए उसने ऐसा किया, तो वो लाइबल होंगे। Independent contractor, a servant is under the total control of his master. If he has to do and how it has to be done are decided by the master, तो वो लाइबल होगा मास्टर भी। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है, जिसका मास्टर को कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको हायर किया गया है, तो वहाँ पर जो मास्टर है वो लाइबल नहीं होगा। राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, इसमें ही एक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट वाज द exceptions to the rule that master is liable for the wrongs of his servant committed in the course of his employment. The rule was first applied in 1937, ठीक है, developed in 1850, आगे 1850 में इसको फिर से डेवलप किया गया। तो डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि मास्टर वॉज नॉट लाइबल फॉर द नेग्लिजेंट हार्म डन बाय वन सर्वेंट टू अनदर फेलो सर्वेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इन द सेंस कि ऐसे इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि आप एक प्रीमाइसेस में है, एक जो वर्कर है वो काम कर रहा है, दूसरा वर्कर भी काम कर रहा है, ठीक है। अब ए वर्कर ने नेग्लिजेंटली जो काम करा जिसकी वजह से दूसरा वर्कर जो है वो इंजर हो गया, तो वहाँ पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट होकर मास्टर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये प्रेस्ली का केस है, द प्लेंटिफ हु वाज अ डिफेंडेंट सर्वर वाज इंजर्ड इन हिज थाई ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन ओवरलोड कैरेज, यानी कि आपका जो कैरेज था वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। किसने ओवरलोड करा? दूसरे सर्वेंट ने ओवरलोड कर दिया। आप दोनों ही अपने पार्ट पर गलत थे, और क्या कहते हैं भई आप ओवरलोड ले जा क्यों रहे हैं, ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, दूसरा क्या ओवरलोड कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द कॉमन एम्प्लॉयमेंट जो है वो एप्लीकेबल हुआ, और दो इंजर्ड पर्सन जो है, ठीक है, सेम मास्टर के थे, तो वहाँ पर मास्टर को लायबल नहीं ठहराया गया, ठीक है। तो असेंशियल्स क्या है डिफेंस करने के लिए कि कॉमन एम्प्लॉयमेंट था, तो रॉन्ग डूअर एंड द पर्सन इंजर्ड मस्ट बी फेलो सर्वेंट्स,
ठीक है, ये मास्टर एंड सर्वेंट के उसमें ये है कि फेलो सर्वेंट साथ में काम करने वाले होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट दे मस्ट हैव बीन एंगेज इन कॉमन एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई हैं तो ये दोनों सर्वेंट ही, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ है वो बाहर जाके कहीं हुआ है, ये दूसरा सर्वेंट जो है उसके तो साथ था ही नहीं, और ना ही वो कोई काम कर रहे थे उस टाइम पे, कॉमन एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं थे, ये सर्वेंट कहीं और था, ये सर्वेंट कहीं और था, तो वहाँ पे कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। कॉमन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि साथ में काम, एक ही काम को करने में साथ में इन्वॉल्व थे और दोनों फेलो सर्वेंट होने चाहिए। द डॉक्ट्रिन वाज सपोज टू बी बेस्ड ऑन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दैट द सर्वेंट अग्रीड टू रन रिस्क नेचुरली इंसिडेंट टू द एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ हिज फेलो एम्प्लॉय। ये माना गया कि भाई ये कंसेप्ट को लाने में कि भाई जब आप एक पर्टिकुलर, सपोज मान के भी चलिए कि ए पर्सन जो है अगर वो हैजार्डस कंपनी में जा रहा है तो उसको पता है कि क्या हो सकता है, और उसको ये भी पता है कि दूसरे की गलती की वजह से मेरे साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में इस वजह से इस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करते हुए अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट एक व्यक्ति सर्वेंट की गलती से दूसरे सर्वेंट को इंजर हो जाते हैं तो वहाँ पर मास्टर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी है। वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप अपने ऐसा आप उन कार्यों के लिए लायबल होंगे जो कि आपने नहीं किए, लेकिन आपने जिसने वो कार्य किए हैं आपने उनको हायर किया है। हायर इन द सेंस कि आप उस तरीके से उसके साथ रिलेशन में हैं, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, और आपके पार्टनर्स, तो वहाँ पर आप जो हैं वाइकेरियसली लायबल होंगे। तो यानी कि आप दूसरों के एक्ट के लिए भी लायबल हो सकते हैं। तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट में आ जाता है। वाइकेरियस लायबिलिटी ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर बड़े उसमें आता है, कभी कभार शॉर्ट में आता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट तो शॉर्ट का टॉपिक है, राइट, अलग से भी पूछ लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट के जब आप बताएंगे तो आपको वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी था। थैंक यू।